हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में नैनो टेक्नोलॉजी। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले हमें किसी भी पार्टिकल का साइज़ कैसे वेरी करता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसी भी साइज़ का ये पार्टिकल है, हमने ये लिया है, और अगर इसको और इंक्रीज़ करेंगे तो किस तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी और कितने मल्टीपल पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, ये हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले डेका है। अगर इसका साइज़ 10 के मल्टीपल में इंक्रीज होगा तो इसको डेका बोलेंगे। अगर 100 के मल्टीपल में इंक्रीज होगा तो इसको हेक्टो बोलेंगे, और किलो बोलेंगे अगर 1000 के मल्टीपल में इंक्रीज होगा तो। यानी कि इसका साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसकी टर्म्स को यूज़ करते रहेंगे। मेगा मीन्स 10 की पावर 6, गीगा मीन्स 10 की पावर 9, टेरा मीन्स 10 की पावर 12। अब यही पार्टिकल है, इसके साइज़ को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, यानी कि इसके हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे, तो ये किस तरीके से वेरी करेगा और इसका साइज़ जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे। जैसे डेसी है, इसका मतलब ये अगर इसका 10th पार्ट है ना, ये होगा तो इसमें हम डेसी यूज़ करेंगे। सेंटी यूज़ करेंगे इसका 1/100 पार्ट। उसके बाद में मिली 1/1000 पार्ट, यानी कि इसका 1000वां भाग होगा ना, वो मिली होगा। माइक्रो होगा 10 की पावर -6। माइक्रो में क्या होता है, वायरस 10 की पावर -7 में आता है, लेकिन बैक्टीरिया और आरबीसी है वो 10 की पावर -6 यानी माइक्रो में आते हैं, यानी कि इनका साइज़ माइक्रो में होता है। ठीक है। उसके बाद में नैनो होते हैं डीएनए, सीएनटी। ये दोनों जो भी है सेल्स हैं, ये 10⁻⁹ यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम आँखों से तो देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 10⁻⁹ और 10⁻⁷, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इस साइज़ के बीच में जो वेरी करता है उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। जो एटम होता है उसका साइज़ होता है 10⁻⁻10। उसके बाद में एक एटम होता है, और एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज़ होता है वो फेम्टो या फर्मी होता है, वो 10⁻⁻15 होता है। तो बहुत कम साइज़ होता है। पिको साइज़ होता है उसको बोलते हैं 10⁻12। यानी कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो नैनो है वो हमने देख लिया कि 10⁻⁻9 से लेकर के और 10 की पावर -7 के बीच की जो पार्टिकल्स हैं उनको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ये नैनो नाम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले किसने कॉइन करी, तो ये है ग्रीक, यानी कि यूनानी लोगों ने यूनान के अंदर इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ में लिया जाने लगा। यानी कि ये नैनो पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में बातें करी जाने लगी। इसका मतलब है बोना, ड्वार्फ। ये नैनो टेक्निकली ये 10⁻⁹ होती है, और नैनो जो स्केल होता है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर होता है। देखो, ये अगर इसको 1 मानेंगे, 1 नैनोमीटर मानेंगे अगर 10⁻⁹ को, तो 10⁻⁷ को मानेंगे 100 नैनोमीटर, बिकॉज ये इसका 100 मल्टीपल में है ये 10⁻⁷। ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है, ये वो स्ट्रीम है जिसमें नैनो स्केल को लेवल पे किसी भी मैटर यानी पदार्थ को स्टडी किया जाता है। ठीक है। और उसके बेसिस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है वो डेवलप की जाती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रही है तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी डेवलप हो रही है, और किस लेवल पे इसकी जो अभी की कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज है वो ब्रेक हो रही है, उसके बारे में जाना जाता है। यानी कि इसको एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल पे, यानी 10⁻⁻10 लेवल तक भी लेके उसकी जो स्ट्रक्चर है इसको कम करके उसके बाद में इस पदार्थ के जो गुणधर्म है, यानी कि जिसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में जाना जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पहले वर्ड यूज़ में किसने लिया था, तो ये सबसे पहले नोरियो तानीगुची ने
सबसे पहले इसके वर्ड को कोइन किया था, ठीक है। और ये जापानीज साइंटिस्ट थे, 1974 की ये बात है। और जो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी है वो है रिचर्ड फिनमैन। तो ये याद रखने की चीज़ें, नोरियो तानीगुची ने सबसे पहले इस टर्म को बोला था, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी नाम दिया था। और जो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के पिता हैं वो है रिचर्ड फिनमैन। नेक्स्ट, हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में जो अप्रोचेज है उनके प्रकारों के बारे में पता करते हैं कि क्या क्या अप्रोच है। 2 टाइप के अप्रोच है, टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप, यानी कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, लाइक दिस। टॉप टू बॉटम में एक बहुत बड़ा नैनो पार्टिकल है मान लो, ठीक है। उनको ब्रेक करके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हमने बना लिए और उसके बाद में इन जो नैनो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे नैनो स्केल्स के यानी 10⁻⁹ के छोटे छोटे कण बनाए जाएंगे, पार्टिकल्स बनाए जाएंगे और फाइनली इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी किया जाएगा। ये क्या है, बहुत ईजी है, क्योंकि हम किसी भी पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे कण तो बना सकते हैं। उसके बाद में ये इफेक्टिव, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में इसके जो मेन साइंटिस्ट है वो है नोरियो तानीगुची, जापान के, जिन्होंने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी नाम लिया। इसमें इनके एग्जाम्पल है नैनो पार्टिकल हो गया, नैनो पाउडर हो गया। नैनो पार्टिकल मतलब नैनो पार्टिकल 10⁻⁹ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब बॉटम टू टॉप अप्रोच है, इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, मिला के और फाइनली एक बड़ा सेगमेंट तैयार करेंगे, बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। और वो नैनो टेक्नोलॉजी, वो जो बड़ा पार्टिकल बनेगा वो अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको मिला के हमने एक बड़ा पार्टिकल बनाया। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम यानी छोटे छोटे कण और उसके बाद में टॉप यानी कि इनको बड़ा बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो टेक्निक है ये थोड़ी सी कठिन है, जटिल है और ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो ये नैनो रोबोट, जैसे छोटे छोटे नैनो जो पार्टिकल्स हैं उनको मिला के हमने एक नैनो रोबोट बना लिया मान लो, ठीक है। और उससे हम लोग अलग अलग काम करवा रहे हैं, मान लो ब्लड के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई एटम है उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो एक अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जिसका हम किसी टेक्नोलॉजी में काम में ले रहे हैं। इनके जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है एरिक ड्रेक्सलर, यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि नोरियो तानीगुची से ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो एरिक ड्रेक्सलर थे। उसके बाद बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को फ्यूचर क्यों कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी का। इसको फ्यूचर इसलिए कहा जा रहा है, देखो जो भी नैनो स्केल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर किसी बड़े पार्टिकल को नैनो स्केल के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वो नई प्रॉपर्टीज़, उनके नए गुणधर्म निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल लॉज हैं फिजिक्स के, जो पुराने नियम हैं उनको, उनके बैरियर को तोड़ के नए नियम स्टार्ट कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको ब्रेक डाउन किया उसके ऊपर जैसे प्रकाश आएगा, उसके बाद जैसे हम प्रकाश को मान लो छोड़ दिया हमने बंद कर दिया यहाँ से, तो ये जलने लगेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, तो एक तरीके से ये क्या है कि जो कन्वेंशनल फिजिक्स थी उसके हिसाब से इसके ऊपर अगर प्रकाश डाला गया था जब बड़े पार्टिकल पे, तब ये इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया वैसे ही थोड़ा सा प्रकाश डालने पे ये जलने लगे और हमने प्रकाश डालना बंद कर दिया तो भी जल रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो है, अगर स्ट्रक्चर को अगर चेंज करेंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होगी, और वो एक ड्रेस्टिक तरीके से चेंज होगी कि हम लोग उसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अनुप्रयोग, उनके एप्लीकेशंस कहीं भी कर सकते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1959 में एक रिचर्ड फिनमैन थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया था और उन्होंने बोला था कि देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, यानी कि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कुछ खास गुणधर्म छुपे हुए हैं और ये गुणधर्म है वो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यानी कि
प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, यानी कि इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर ऐसी ऐसी संभावनाएं छुपी हुई है कि हम लोग अगर इनको एक्सप्लोर करेंगे तो एक विशेष तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगी। दूसरा क्या है कि अगर इंडिविजुअल जो एटम है उसको मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि उसकी नेचर को चेंज करेंगे, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होगी। उसके बाद में 2006 में जेम्स टूर ने राइस यूनिवर्सिटी में क्या किया, एक नैनो कार डेवलप की और नैनो कार के अंदर 4 बल्कि बॉल्स को लगाया, यानी कि बंक मिस्टर फुलरीन को लगाया, ठीक है। और ये जो नैनो कार थी ना वो ब्लड में चल सकती थी, यानी कि ब्लड में चल सकती थी। इसका मतलब हम ब्लड में अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, ब्लड के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, कुछ दिक्कत है, कुछ सेल्स हैं, मान लो कैंसर सेल डेवलप हो गए यहाँ पे, और इनको हमने क्या करना है, इनको डिस्ट्रॉय करना है, तो क्या करेंगे, नैनो रोबोट को अंदर डालेंगे और जैसे ही नैनो कार अंदर जाएगी और उसके बाद में नैनो रोबोट या कार एक ही बात है, तो ये अंदर जैसे डालेंगे उसके बाद में ये क्या करेगी, सेल्स जो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है उसको क्रैक करेगी और इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो फाइनली क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। दूसरा नैनो यूरिया क्या है, इसको इफ़को ने बनाया है। हम लोग खेतों में देखते हैं, किसान यूज़ करते हैं इफ़को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको डेवलप करती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने नैनो यूरिया बनाया जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये 500 ml की बोतल है, ठीक है। और ये बोतल उतना काम करती है जितना एक 50 किलो का यूरिया का थैला है वो काम करता है। मतलब इतना भार ढोने से बेटर है ये बोतल लो और उसके बाद में इसको वहाँ पे स्प्रे कर दो खेतों में। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो ये जो इको फ्रेंडली है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये इसका लेस वेट है ताकि इसको ले जाने में बहुत आसान है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये 80% ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे जो 50 kg का थैला है ना उससे 80% ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद नैनो स्नाइफर्स, देखो स्नाइफर्स जो होते हैं ये किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में होते हैं। जैसे बॉम्ब स्क्वाड है, बम स्क्वाड के पास ऐसी स्नाइपर मशीन्स होती है या डिटेक्टिंग टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी जगह पर अगर बॉम्ब है तो उसको एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही नैनो स्नाइपर है, ये 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रकार के अगर छोटा सा भी नैनोग्राम क्वांटिटी का भी एक्सप्लोजिव है, यानी कि जो चीज़ फट सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है, जिसका बॉम्ब बन सकता है, उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकली ये इस चीज़ को डिटेक्ट करती है और फाइनली हम आउटकम तक पहुंचते हैं 10 सेकंड के अंदर अंदर। यानी कि अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी 20 सेकंड में फटने की तो हम 10 सेकंड में उसको डिटेक्ट कर लेंगे और फाइनली उससे दूर भाग जाएंगे या कैसे भी कुछ अपना उपाय उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद में इंटेलिजेंट मेडिसिन है, ये क्या है कि कुछ टारगेटेड पोर्शन होता है बॉडी का, उसी पे जाके अगर लीवर में कोई दिक्कत है, मान लो अगर इंटेलिजेंट मेडिसिन उसको देने तो सिर्फ लीवर में जाके ये इफेक्ट करेगी, यानी कि उस टारगेटेड एरिया को टारगेट करेगी, ना कि आजकल की जो मेडिसिन है उनको देखो कि वो पूरी बॉडी को हार्म पहुंचाती है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इंटेलिजेंट मेडिसिन ऐसे काम करती है। उसके बाद में बायोनेम्स यानी कि नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, नैनो रोबोट जो होते हैं वो बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, डायरेक्टली टिश्यू और सेल को पहुंचाए जाते हैं। यानी नैनो रोबोट से अगर उनको डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना है, किसी टिश्यू को दो टिश्यूज़ को आपस में कंबाइन करना है तो भी हम लोग नैनो रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैंसर थेरेपी, जो कैंसर सेल्स हैं उनको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम डॉट्स को अंदर डालेंगे बॉडी के और फाइनली वो क्या करेगी, जाके कैंसर सेल को डिलीट कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। ग्रेफिन ये क्या है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल, ब्लेंडेबल और फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस और नैनो बल्ब जो होते हैं वो कन्वेंशनल बल्ब से ज़्यादा इफेक्टिव है, इवन एलईडी से ज़्यादा
लाइट एमिटिंग डायोड है उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है ये नैनो बल्ब। ये CSIR के साइंटिस्ट ने बनाया है। उसके बाद में नैनो टॉवल, ये क्या करता है, अगर ये 1 ग्राम होगा ना, 1 ग्राम होगा तो वो भी 20 ग्राम ऑयल को सोख लेगा, यानी कि ऑयल का स्पिलेज कहीं इंडस्ट्री में हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास बहुत बड़ा नैनो टॉवल है तो वो स्पिलेज को उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे इसकी मदद से, नैनो टॉवल की मदद से। उसके बाद में कॉर्टिकोइड नैनो पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या है, ये कॉर्टी जो है ना ये फंगस का पार्ट है, ठीक है, और जो गोल्ड है गोल्ड के साल्ट है, यानी कि फंगस का पार्ट एक है कुछ और गोल्ड का साल्ट है, इन दोनों को मिला के हम लोग एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी हासिल करते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो ह्यूमन है, आदमी में जो मेडिसिन दी जाती है उसको इफेक्टिवली मूव करवा सकती है, फास्टर, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ उसको मूव कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी को, यानी कि कोई भी मेडिसिन है उसको तेज़ी से मूव करना हो तो, या हमें बहुत जल्दी उसका आउटकम चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, तो ये कॉर्टिकोइड नैनो पार्टिकल्स है, इनको यूज़ किया जाएगा। ये इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है और जर्मनी से हमने इसका पेटेंट भी ले लिया है। अब ग्रे गू और नैनो लिटर बग्स क्या है, ग्रे गू क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि ये खुद ही अपनी एक अलग से कॉपी बना लेंगे और ये कॉपीज इतनी इकट्ठी होती जाएगी कि फाइनली क्या होगा, मतलब ये फाइनली क्या होगा, ये बहुत सारी कॉपीज। अब इनका क्या है कि इनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। जैसे हमने मान लो एक नैनो रोबोट बॉडी के अंदर इंसर्ट किया और हमें चाहिए कि बहुत सारी नैनो रोबोट्स अंदर जाके वो कैंसर सेल को ख़त्म करे, तो ये तो प्रोज हो गए इसके। लेकिन कॉन्स क्या है, कॉन्स में क्या है कि अगर मान लो ये ग्रे गूज है, ये गलती से भी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गए या कुछ वायरस के रूप में इंसर्ट हो गए, तो फाइनली क्या होगा, बहुत सारे रेप्लिका इनका बन जाएगा, बहुत सारे वायरसेस इकट्ठे हो जाएंगे और फाइनली इंसान को हार्म पहुंचाएंगे। नैनो लिटर बग्स, ये नैनो लिटर बग्स जो है ना एक टाइप से वेस्टेज है, यानी कि ये एक तरीके से नॉन डिग्रेडेबल है, यानी कि इनका डिग्रेडेशन नहीं किया जा सकता। ये ऐसा कचरा है जिसको हम लोग है ना ख़त्म कर ही नहीं सकते। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम लोग किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। फाइनली अगर हम उसको जला भी देंगे तो वो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, अगर हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से नैनो लिटर बग्स है वो भी उसी टाइप का फॉर्म है कि नैनो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, वो नॉन डिग्रेडेबल होंगे। इंडिया का नैनो मिशन में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनिशिएटिव लिया गया था सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि दोस्त के द्वारा 2006 में। उसके बाद में 2007 में क्या हुआ, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन 2006 तक ये चला था इनिशिएटिव। उसके बाद 2007 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन स्टार्ट हुआ, ये भी दोस्त के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में अब क्या है, इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर एक नैनो मिशन काउंसिल बनाया गया था, नैनो मिशन काउंसिल बनाया गया था जो कि एक नोडल एजेंसी थी, यानी कि ये सारे फैसले खुद ले सकती थी, यानी कि मेन हेड जो चेयरमैन थी एक तरीके से, वो ये एजेंसी थी, यही सारे फैसले खुद ले सकती थी। उसके लिए 2 एडवाइजरी ग्रुप्स को भी बनाया गया था, एक नैनो साइंस एडवाइजरी ग्रुप, ये थ्योरेटिकली इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि नैनो मिशन है इंडिया का, ठीक है, और इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो नैनो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी पर प्रैक्टिकली और ये थ्योरेटिकली इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद में जो चेयरपर्सन जो हैं अभी CNR राव सर हैं, ये फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ये इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं भारत के अंदर CNR राव। तो हाँ, अब हमने अभी तक कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, एक तो रिचर्ड फिनमैन, एक नोरियो तानीगुची, एक CNR राव और एक इरिक ड्रेक्सलर। यानी कि हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये 2 फेजेज में स्टार्ट हुआ, पहले से 2007 से 12 यानी 5 साल तक चला था। उसके बाद में 2012 के बाद का जो फेज़ है वो चला था। इसके लिए 1000 करोड़ का शुरुआत में बजट अलॉटमेंट हुआ था।
इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? देखो, ऑब्जेक्टिव है इसके एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करना, लैब्स बनाना, इक्विपमेंट बनाना, उसके बाद में फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, यानी कि आर्थिक सहायता देना किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो वर्क कर रही है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है जो भी और पब्लिक सेक्टर है, उन दोनों के कोलेबोरेशन से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। उसके बाद में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनको प्रमोट करना। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ट्रेनिंग देना ह्यूमन रिसोर्सेज को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फिर क्या है, जो इंडस्ट्री की पार्टनरशिप है, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ का पेटेंट करवाने के बाद में इंडस्ट्री के पास जाएंगे और एक मास लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री से टाइप करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी की कंट्री के साथ कोलैब करके अगर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट या किसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इसको भी प्रमोट करना नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन का ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए थे 14 इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो भी 14 इंस्टीट्यूट्स में। इसमें क्या था कि 11 तो नैनो साइंस के थे, यानी कि थ्योरी के थे, ठीक है, और 7 नैनो टेक्नोलॉजी की, ये प्रैक्टिकल के, और एक जो है वो मटेरियल साइंस का है। मटेरियल साइंस में क्या होता है कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी हम ये मान लें कि कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, अगर हम लोग इसके मटेरियल के साइज को चेंज करके इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो ये मटेरियल साइंस आता है, मटेरियल साइंस के अंतर्गत आता है। अब कुछ सेंटर जो थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो हैं, जैसे आईआईटी मुंबई में किया, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी कानपुर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जो कि केरला में है, ठीक है, उसके बाद में TIFR में। तो ये अलग अलग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उनके नाम हैं। अब इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि इसके अंदर साइंस और इंडस्ट्री दोनों मिलके, CSIR एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसर्च करते हैं। उसके बाद में नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मोहाली पंजाब के अंदर इंस्टीट्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 64 मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन है, इसके अंतर्गत 64 मिशन मोड प्रोजेक्ट है, उनको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा 23,000 रिसर्च पेपर है, उनको भी पब्लिश किया गया है। इंडिया थर्ड प्लेस पे आता है ये रिसर्च पेपर पब्लिश करने के मामले में, क्योंकि इस इंडिया से पहले USA और चाइना है, जो कि नॉर्मली वैसे रहते ही हैं, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है। उसके बाद में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साझा सहयोग है, उसके अंदर रिसर्च करने के मामले में हम जर्मनी, जापान, रशिया और इटली, इनके साथ कोलैब कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कोलकाता में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी पे एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। इसको इकोनसेट 2020, यानी कि इकोनसेट 2020 भी बोलते हैं, ये कोलकाता में हुई थी और मार्च 2020 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड है। कुछ इम्पोर्टेंट नैनो मटेरियल्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेफीन की। ये क्या है कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन का एक ठोस अवस्था में एलोट्रोप है। इसकी स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल रिंग में है, 2D में है, यानी कि एक पेपर को हम लेंगे तो वो 2D में होगा, इसकी X और Y एक्सेस, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत लचीला है ये, और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट भी है, यानी आर पार इसके देख सकते हैं। इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मूव करने में सक्षम है।
इसका उपयोग जो है सोलर सेल्स में किया जाएगा। जैसे अब फोटोवोल्टिक सेल जो होता है, जैसे सोलर पैनल के ऊपर जैसे इसके ऊपर रेज आती है, ये सन रेज होती है, ये जो भी मतलब प्रकाश की किरणें होती है, और इनको इलेक्ट्रिक किरणों में चेंज करके और उसके बाद में इसको स्टोर किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं बहुत सारे सोलर पैनल के ऊपर। वैसे ही ये जो ग्रेफीन है वो क्या है, फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर भी काम में आ सकता है। हेक्सागोनल इसकी जो शेप है वो हमने देख ही ली है। उसके बाद में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज़ में आ सकता है। फोल्डेबल डिस्प्ले के फ़ोन आते हैं आजकल, जैसे सैमसंग का फ़ोन है फोल्डेबल डिस्प्ले वाला, उस तरीके की डिस्प्ले में यूज़ हो सकता है। इन केवलार, अब केवलार क्या होता है, ये एक टाइप का मटेरियल होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंस होता है इम्पैक्ट से। इसके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट डालो, यानी कि ज़ोर से हथौड़ा मारो तो भी ये रेसिस्टेंट है, प्लस लाइट वेट है। और एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो होती है बुलेट प्रूफ, यानी कि बुलेट का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, ये प्रोटेक्ट कर देगा बुलेट के इम्पैक्ट से भी। यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। तो केवलार का हमने उपयोग देख लिया। उसके बाद में कार्बन नैनो ट्यूब है, ये सिंगल वॉल्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक बेलनाकार होती है और इसके अंदर एक ही दीवार होती है। और इसका डायामीटर जो होता है और जो लेंथ का रेशियो जो होता है ना, वो लेंथ होती है मान लो 13 करोड़ 20 लाख। 13 करोड़ 20 लाख की अगर मीटर की अगर लेंथ है ना, तो इसका 1 मीटर का डायमीटर होगा। यानी कि इतनी लंबी और इतना कम डायमीटर, यानी कि इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। यानी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, हाई टेंसाइल है, हाई रेजिस्टेंट है, हाईली मतलब किसी भी इम्पैक्ट को ये आराम से सहन कर सकती है। इसमें पॉलीमर्स यानी कि बहुलक बनाने में, टेनिस के रैकेट बनाने में, टेनिस का जो रैकेट होता है उसको हम कितनी ज़ोर से टेनिस के रैकेट में कितनी ज़ोर से इम्पैक्ट डालते हैं बॉल के ऊपर, और इसलिए ये जो इसका मटेरियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग मटेरियल को हम लोग कार्बन नैनो ट्यूब से बना सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंटी सिस्मिक बिल्डिंग्स है। ये देखो बहुत बड़ी और बहुत पतली एक तरीके की वायर होती है, ठीक है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसको अगर भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाएंगे इससे तो बहुत ज़्यादा काम में आएगी ये, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। ये ग्रेफिन की सीट है, इसको फोल्ड करके उसके बाद में कार्बन नैनो ट्यूब में डेवलप कर दिया है। इसके अलावा जो थर्ड जो है मटेरियल, नैनो मटेरियल, वो है बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। ये भी कार्बन का क्रिस्टल है, ठीक है, और इसी से जो नैनो कार बनाई गई थी जो कि ब्लड में फ्लो कर सकती थी, राइट। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल है। देखो पेंटागोनल, ये देखो यहाँ पे पेंटागोनल है, इसकी जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पेंटागोनल है। उसके बाद हेक्सागोनल, यहाँ पे ये देखो हेक्सागोनल है। तो ये कॉम्बिनेशन है पेंटागोनल प्लस हेक्सागोनल का। ये फुटबॉल लाइक एक बल्कि बॉल है। इसका जो सब्सटेंस है यानी इसका मटेरियल बहुत हार्ड है, ये सुपर कंडक्टिव है। नेचुरल गैस जो होती है LPG, इसको प्यूरिफिकेशन करने में इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो बैटरीज है, छोटी छोटी बैटरीज इससे बना सकते हैं, लाइट वेट की, बहुत कम वजन की बैटरीज, जिसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एयरक्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट जो होता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको ऐसे बिल्ड किया जाता है कि वो जो है उसका वेट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके वेट को कम करने के लिए हम इस प्रकार की नैनो पार्टिकल से बनी हुई बैटरी अगर यूज़ करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल बैटरीज या अनमैन्ड व्हीकल में यूज़ करेंगे तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसका वेट अगर कम होगा ना तो ये उड़ने में इसको आसानी होगी, उसका जो ड्रैग है वो कम होगा, थ्रस्ट ज़्यादा होगा, इंजन ढंग से काम करेगा, ठीक है, उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, उसका लाइट वेट है। तो अब क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल कुछ भी होता है, जैसे सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, ठीक है, इसको अगर बहुत सारे छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाए
तो इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी अपीयर होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी ऑफ इल्यूमिनेशन होती है। जैसे अगर हम किसी भी नैनो पार्टिकल के ऊपर लाइट को थ्रो करेंगे और उसके बाद में उस लाइट को बंद कर देंगे तो ये नैनो पार्टिकल अगर इल्यूमिनेट हो जाएगा, जलने लगेगा, तो ये एक प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं ना, इनको नैनो पार्टिकल्स में हमने डिवाइड कर लिया। वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको क्वांटम डॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप का पहला जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, सिंथेसिस किया गया था क्वांटम डॉट्स का, वो MIT में किया गया था 1993 में। MIT कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। इसको सोलर सेल में यूज़ कर सकते हैं, कैंसर की थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो टारगेटेड एरिया को डिस्ट्रॉय करने में काम में आएगी। उसके बाद में कार्बन क्वांटम डॉट्स है। कार्बन को नैनो पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाए छोटे छोटे, ये कार्बन बेस्ड है नैनो मटेरियल, ठीक है। इनके अंदर बहुत ही रिमार्केबल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज सामने आएगी आपको, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है, हाईली बायोकम्पेटेबल है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल है। ये आराम से कहीं भी हम लोग इसके वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ये ड्रग डिलीवरी में काम में आएगा, कैंसर को डिटेक्ट करने में काम आएगा। इसके अलावा जो समुद्रों में या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने में काम में आएगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो जनरेशन्स हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। 2000 से स्टार्ट हुई थी 2015 तक फर्स्ट जनरेशन, उसके 5 साल बाद सेकंड जनरेशन, फिर 5 साल बाद थर्ड, और फिर फोर्थ 5 साल के बाद। सबसे पहली जनरेशन थी, उसमें नैनो पार्टिकल्स बनाए गए थे, नैनो कंपोजिट्स बनाए गए थे। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, तो ये बॉटम टू टॉप अप्रोच थी। नैनो कोटिंग और नैनो पॉलीमर्स बनाए गए थे। दूसरी जो जनरेशन है उसमें नैनो सेंसर्स, नैनो ड्रग्स और मेडिसिन आते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि नैनो ड्रग्स और मेडिसिन किस जनरेशन के अंदर आते हैं, तो सेकंड जनरेशन है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की। और तीसरा जो है सिस्टम ऑफ नैनो सिस्टम्स, यानी कि नैनो सिस्टम्स का भी एक सिस्टम बनाना, एक निकाय बनाना। तो उसके अंदर नैनो रोबोट, यानी कि छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका एक अलग सिस्टम है। और इनको अगर इंक्लूड करके, इनको कोलैब करके, इनको मिला के अगर नैनो रोबोट बनाया जाए मान लो, तो वो एक अलग सिस्टम हो गया था। यानी कि इस निकाय को हमने इसमें फ्रेगमेंट करके और एक नया निकाय बना दिया। एटॉमिक डिज़ाइंस और मोलिकुलर डिवाइसेस, यानी कि एटॉमिक डिज़ाइंस यानी कि छोटे छोटे बहुत ही 10⁻⁻10 लेवल के जो मोलिक्यूल्स हैं ना, ठीक है, उनको मिला के हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, उसको इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम में ले रहे हैं। इसके अलावा मोलिकुलर डिवाइसेस है, छोटी छोटी डिवाइसेस है, जैसे हमने बात करी थी नैनो स्नाइफर की, ठीक है। तो उसी तरीके की जो डिवाइस बनाना एक तरीके से, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव को 10 सेकंड के अंदर अंदर डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी यूज़फुल टेक्नोलॉजी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई टेररिस्ट अटैक हो गया और वहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करना है, वो भी बहुत कम समय में, तो हम लोग कर सकते हैं, आराम से ड्यूरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये मोलिकुलर नैनो सिस्टम है, 2015 में 4th जनरेशन का ये पार्ट है। तो फाइनली थैंक्स अ लॉट गाइस, मैंने नैनो टेक्नोलॉजी को कवर करने की कोशिश की है वेरियस एस्पेक्ट में, और आप भी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपना हौसला बिल्कुल मत खोइए। धन्यवाद।